कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत कई लोगों को मार रही है। कौन है ये औरत, क्यों इसने सबको मारा, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इस घर को भूलिएगा मत। कहानी आगे बढ़ती है और मूवी का अगला सीन हमें इस कहानी की लीड कैरेक्टर अरिनी की तरफ लेके जाता है। अरिनी जिसकी शादी हैन से हुई और उन लोगों का एक बेटा था आयन। अरिनी तो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन हैन को एक बीमारी थी। उसे हर जगह सिर्फ ये दिखता था कि अरिनी उसे धोखा दे रही है। कोई उसके घर आया है और अरिनी का उसके साथ अफेयर है। अरिनी अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जो दिख रहा है वो सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन हैन को इन सारी बातों पे यकीन ही नहीं था। उनका रिश्ता दिन पे दिन बदतर बनता जा रहा था और आखिरकार उनकी शादी टूट जाती है। 2 साल बीत जाते हैं और अब अरिनी ने प्राम नाम के एक आदमी से शादी कर ली। वो अरिनी से और आयन से बहुत प्यार करता था। वो एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनने की सारी कोशिशें कर रहा था। अरिनी भी प्राम से बहुत प्यार करने लगी थी और आज प्राम उसे लेके एक घर की तरफ जा रहा था। ये वही घर है जो कि हमें शुरुआत में देखने को मिला था। भूल तो नहीं गए? प्राम अरिनी को बताता है कि उसकी पोस्टिंग यहाँ पर की गई है और ऑफिस की तरफ से उसे ये घर मिला है। अरिनी काफी खुश है कि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत यहाँ से कर रही है, लेकिन बेचारी को पता नहीं है कि आगे क्या होगा। हमें तो पता है ना। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और थोड़ी देर में उस घर की केयरटेकर श्री वहाँ आती है, जो कि उन्हें ये बताती है कि वो पिछले 30 साल से इस घर की देखभाल कर रही है। सब कोई बहुत खुश है और उसके बाद वहाँ पर मोहल्ले के बच्चे भी आते हैं और आयन उन लोगों के साथ मिलके खेल रहा है। वो सब बहुत खुश है। अरिनी भी अपने नए घर को सजा रही है और आयन बाकी सारे बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रहा है। वो छुपने के लिए घर की तरफ जाता है, तभी उसका ध्यान बेसमेंट की तरफ जाता है और आयन छुपने के लिए उस बेसमेंट के अंदर चला जाता है। वो उस बेसमेंट में छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि पीछे से उसे किसी ने आवाज दी। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक आईना रखा हुआ है, काफी बड़ा आईना। आयन उस आईने के करीब जाता है, लेकिन बेचारा ये नहीं जानता था कि ये कोई मामूली आईना नहीं है। ये एक शापित आईना है जिसके अंदर एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं हैं। एक तरफ आयन उस आईने के चक्कर में फंस गया था और दूसरी तरफ ऊपर आयन के दोस्तों को काफी देर से आयन मिल ही नहीं रहा। वो लोग अरिनी के पास जाते हैं। अब अरिनी भी अपने बेटे को ढूंढ रही है। काफी देर हो जाती है। वो भी परेशान हो जाती है कि आखिरकार आयन है कहाँ। थोड़ी देर में प्राम भी वहाँ आ जाता है और प्राम आयन को ढूंढते हुए फाइनली बेसमेंट की तरफ जाता है और उन्हें आयन मिल जाता है। उन लोगों को लगता है कि शायद आयन खेलते खेलते यहाँ आ चुका है, लेकिन श्री बहुत ही अजीब तरीके से उस आईने को दिख रही है। क्या ये उस आईने का राज जानती थी? दिल थाम के बैठे रहिएगा, क्योंकि कहानी का टर्न काफी इंटरेस्टिंग मोड़ की तरफ बढ़ता जा रहा है। रात होती है, सब कुछ सो रहे, लेकिन तभी आयन को फिर से आवाज आती है और ये आवाज श्री की है। वो उसे बुला रही है। आयन, कहाँ हो तुम? इधर आओ। आयन श्री के पास चला जाता है और श्री उसे लेके बेसमेंट की तरफ चली जाती है। काफी देर हो जाती है, तभी हैन की आंख अचानक खुलती है और वो देखता है कि आयन वहाँ नहीं है। वो आयन को खोजते हुए नीचे बेसमेंट की तरफ जाता है और फिर अरिनी की भी आंख खुल जाती है। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि इतनी रात को आयन यहाँ क्या कर रहा था। अगली सुबह अरिनी काफी परेशान है। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद आयन को नींद में चलने की बीमारी हो चुकी है। वो बहुत परेशान है कि कहीं आयन भी उसके पापा हैन जैसा ना बन जाए। प्राम अरिनी को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी उनके घर में मजदूर आते हैं और इन लोगों को प्राम ने घर में बुलाया था। अरिनी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार प्राम ने इन्हें क्यों बुलाया है और तब प्राम उनके कमरे के अंदर वही आईना लेके आता है। वो अरिनी को बताता है कि उसने कल बेसमेंट में जब ये आईना दिखा तो ये उसे काफी पसंद आया और तब उसने ये फैसला किया कि ये आईना उनके कमरे में रहेगा। अरिनी को ये आईना पसंद नहीं आ रहा, लेकिन इससे पहले वो बेचारी कुछ बोल पाती, श्री बीच में बोल देती है कि कितना खूबसूरत आईना है, इसे यही रहना चाहिए। अब श्री की बातें सुन के अरिनी भी तैयार हो जाती है कि ये आईना उनके ही कमरे में रहेगा। बेचारी को पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। प्राम तो अपने काम के लिए बाहर चला जाता है और अरिनी जो कि एक डिजाइनर थी, वो भी एक ड्रेस को डिजाइन कर रही है। तभी उसका ध्यान उस आईने की तरफ जाता है। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद उस आईने से उसे कोई पुकार रहा है। वो उस आईने की तरफ जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ देख पाती, दरवाजे पे नॉक होता है और उसका ध्यान दरवाजे की तरफ चला जाता है, लेकिन बेचारी ये नहीं देख पाती कि उस आईने से एक साया उसे देख रहा है। खैर, वो दरवाजे की तरफ जाती है और उनके घर में अरिनी से मिलने के लिए हैन आया। हैन को देख के वो परेशान हो जाती है। तब हैन उसे बताता है कि तुम्हारी शादी की खबर सुन के मैंने सबसे पता लगाया कि आखिरकार तुम अपने पति के साथ कहाँ रहती हो और फाइनली मुझे तुम्हारा पता मिल गया। वो उसे बताता है कि वो सुधर चुका है। वो सिर्फ यहाँ पर अपने बेटे से मिलने के लिए आया है। आयन भी अपने पापा से बहुत प्यार करता
करता था। हैन अपने बेटे को बताता है कि मैं जिस होटल पे रुका हूँ उस होटल में स्विमिंग पूल है, बच्चों की खेलने की जगह है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अर्नी नहीं चाहती थी कि अयन आज हैन के साथ कहीं बाहर जाए, लेकिन इससे पहले वो मना करती। श्री कहती है जाने दीजिए ना मैम, अच्छी बात है। अब तो अर्नी को भी अजीब लग रहा है कि ये बार बार मेरे बीच में क्यों बोलती जा रही, लेकिन खैर वो भी मान जाती है। हैन अयान को लेके तो चला जाता है, लेकिन रात काफी हो जाती है और हैन अभी तक वापस नहीं आया, ना ही वो कॉल उठा रहा है। अर्नी बहुत परेशान हो जाती है कि आखिरकार उसका बेटा है कहाँ। प्राम भी घर में आता है और अब वो दोनों हैन के होटल जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग जा पाते हैन आ जाता है। अर्नी को बहुत गुस्सा आ रहा है और उसका और हैन का झगड़ा हो जाता है। खैर कहानी आगे बढ़ती है। रात को अर्नी को एक सपना आता है और उसके सपने में वही आईना है, और जैसे ही वो उस आईने के करीब जाती है तो वो आईना अर्नी को अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। डर के मारे अर्नी की आंख खुल जाती है तो वो ये देखती है कि उसका बेटा उस आईने में फंसा हुआ है। ये भी एक सपना ही था, लेकिन ये सपना इतना रियल था कि अब अर्नी को यकीन हो चुका है कि शायद इस आईने में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बेचारी ये बात बोलेगी किससे? अगले दिन अर्नी अपनी दोस्त से बात कर रही है। वो उसके लिए उसके शादी के लिए एक ड्रेस को डिजाइन कर रही है। दोनों वीडियो कॉल में बात कर रही है कि तभी अर्नी को पीछे से आवाज आता है और प्राण उससे कहता है यहाँ से निकल जाओ। अर्नी को समझ में नहीं आता कि प्राण उससे क्या कह रहा है। वो बोलती है कहाँ से निकल जाओ, तो प्राण उससे कहता है इस घर से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। अर्नी को समझ में नहीं आ रहा कि प्राण उससे ये सब क्यों कह रहा है। तभी उसकी दोस्त उससे समझाती है कि तुम किससे बात कर रही हो, पीछे तो कोई है ही नहीं। अर्नी उससे कहती है पीछे मेरा पति है, लेकिन जब अर्नी पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ सच में कोई नहीं है। और फिर अर्नी को धीरे धीरे एक आवाज आ रही है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए कमरे की तरफ जाती है और अब तो उसकी दोस्त को भी डर लग रहा है। और फिर थोड़ी देर में एक साया अर्नी के ऊपर हमला कर देता है और उसकी दोस्त भी ये सब देख के डर जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर प्राम आता है। अर्नी प्राम को सब कुछ बता देती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारी गलतफहमी है, और अर्नी मान भी जाती है। लेकिन अब उसके दिल में एक शक पैदा हो चुका था। अगले दिन प्राम के ऑफिस जाने के बाद वो उस आईने को बहुत गौर से देखती है और उसे उस आईने में एक अजीब तरीके का निशान मिलता है। ऐसे निशान को उसने आज तक कभी नहीं देखा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती उसके पास प्राम का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि अयन खेलने के लिए श्री के पास गया है, तो उसे जाके लेते आना। अर्नी श्री के घर जाती है। अयन अभी भी खेल रहा है। श्री उससे कहती है आइए मेरे साथ अंदर बैठिए। वो उसके साथ अंदर जाती है। श्री उसके लिए चाय लेने के लिए जाती है और तब अर्नी का ध्यान एक फोटो पे पड़ता है। शायद ये श्री की जवानी की फोटो है और उसके साथ उसका पति भी है। वो उससे पूछती है कि आपके पति कहाँ गए? तब श्री उसे बताती है कि उसका पति गुजर चुका है। दोनों के बीच में काफी बातें होती है और अर्नी श्री से पूछती है कि आपको पता है कि इस घर का मालिक कौन है? क्या आपके पास उसका नंबर है? मुझे उससे बात करनी है। ये सुन के श्री डर जाती है और वो बातों को टाल देती है। लेकिन अर्नी यहाँ पर नहीं रुकने वाली थी। वो शहर के सारे एंटीक शॉप में जाती है ये पता करने के लिए कि आखिरकार वो निशान क्या था। तभी उसका ध्यान एक बुक की तरफ पड़ता है और उस बुक में वही निशान है, लेकिन दुकानदार उसे बताता है कि उस बुक को एक लड़की ने खरीद लिया है। अर्नी उस लड़की का पीछा करती है और फाइनली वो उस लड़की से मिलती है। उस लड़की का नाम था त्यस। वो त्यस को सब कुछ बता देती है कि मेरे घर में एक आईना है और मुझे ऐसा लगता है कि वो आईना एक शापित आईना है। अर्नी की बात सुन के त्यस डर जाती है और वो अर्नी को उसी आईने की फोटो दिखाती है और फिर उसे बताती है कि जिस घर में तुम अभी रहती हो 1 साल पहले मैं और मेरी फैमिली भी उसी घर में रहते थे। मैं, मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन सारी। मेरी बहन का जो मंगेतर था उसने हमें ये घर गिफ्ट में दिया था और वो चाहता था कि हम लोग वहीं पर रहे। मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना था तो इसलिए मैं बाहर चली गई और मेरी माँ और मेरी बहन उसी घर में थी। पहले तो सब कुछ बहुत ठीक था, लेकिन कुछ दिन के बाद मेरी बहन मुझे कॉल करने लगी और ये बताने लगी कि उस घर में एक आईना है और उसे डर है कि वो एक शापित आईना है। पहले तो मुझे उसके बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे पास खबर आई कि सारी और मेरी माँ दोनों मर चुकी है। पुलिस वालों को ऐसा लगा कि शायद किसी चोर ने मेरी फैमिली को मार दिया, लेकिन मुझे यकीन था कि ये काम उसी आईने का है। अब त्यस की बातें सुन के अर्नी का शक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिलहाल तो वो अपने घर जाती है क्योंकि उससे मिलने के लिए उसकी दोस्त आ रही थी। उसकी दोस्त वहाँ पहुँचती है और अर्नी जिस ड्रेस को अपनी दोस्त के लिए बना रही थी वो उसे वो दिखा रही है, लेकिन तभी उसका ध्यान उसी आईने की तरफ जाता है और फाइनली सारी की आत्मा उसे दिखती है। अर्नी उसे देख के डर जाती है, लेकिन सारी उससे बस एक ही बात कहती है, उस पे भरोसा मत करना, उस पे भरोसा मत करना। वो
भरोसे के काबिल नहीं है। अर्नी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार सारी उससे क्या बोल रही है, और तभी उसकी दोस्त भी वहाँ पर आ जाती है और उसे भी सारी की आवाज सुनाई देती है। दोनों के दोनों डर जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे एक साया है और अर्नी की दोस्त हमला कर देती है। तब उन्हें दिखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हैन है। वो अयान से मिलने के लिए आया है और अर्नी से माफी मांगने के लिए। अर्नी को भी लगता है कि शायद हैन धीरे धीरे सुधरता जा रहा है। हैन आज भी अयान को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन अर्नी मना कर रही है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होती है और उसके बाद प्राण भी वहाँ आ जाता है। प्राण अर्नी को अंदर की तरफ भेजता है और वो हैन को समझाता है कि यहाँ से निकल जाओ। तभी हैन का ध्यान उस आईने की तरफ जाता है और वो बहुत शौक में आ जाता है। वो प्राण को दिखता है और कहता है, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या करने आए हो? और वो प्राण पे हमला कर देता है। अर्नी को ये लगता है कि शायद हैन अभी भी भ्रम करता है, उसे अभी भी चीजें दिखाई देती है और वो हैन को वहाँ से भगा देती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक तरफ एक शापित आईना और दूसरी तरफ उसका एक्स हस्बैंड। प्राण उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्राण तो घर से चला जाता है, लेकिन अर्नी को अभी भी वहाँ पर आत्माएं दिख रही है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। सारी आत्माएं उससे एक वर्ड कह रही है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये वर्ड क्या है। वो उस वर्ड्स की फोटो खींच लेती है ताकि वो ये पता कर सके कि आखिरकार ये क्या है। अगले दिन वो अपने बेटे को लेने स्कूल जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात हैन से होती है। वो हैन को समझाती है कि प्लीज अपनी दवाइयाँ टाइम पे लो, और अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो दोबारा तुम अयन से कभी नहीं मिल पाओगे। हैन भी उससे माफी मांगता है, लेकिन उसके बाद अर्नी को ये लगता है कि शायद उसे हैन को सारी बातें बतानी चाहिए। वो हैन को सब कुछ बताती है और वो उसे फोटो भी दिखाती है। हैन, जो कि पजल सॉल्व करने के लिए बहुत मशहूर था, वो इन वर्ड्स के पजल को सॉल्व करता है और बताता है कि इन सारे वर्ड्स को मिला के दो नाम बन रहा है, वीरा और सुकमा। लेकिन आज तक अर्नी ने इन दोनों नाम के बारे में कभी नहीं सुना था। वो त्यस के पास जाती है उससे पूछने के लिए कि क्या वो इन लोगों को जानती है, तो त्यस भी इन लोगों को नहीं जानती। तब वो त्यस से पूछती है कि क्या तुमने अपनी बहन के मंगेतर को देखा था, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटोज है? त्यस उसे काफी सारी फोटोज दिखाती है, लेकिन उन फोटोज में उसकी बहन के मंगेतर की फोटो कहीं नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक साय की फोटो है और ये साया और किसी का नहीं बल्कि श्री का है। अर्नी को श्री के ऊपर शुरुआत से ही शक था। वो फैसला करती है कि वो श्री के घर जाएगी। वो उसके घर जाती है और अभी शायद श्री घर में है नहीं। वो उसके घर की तलाशी लेना शुरू करती है और फिर उसे बुक के कुछ पन्ने मिलते हैं और उन पन्नों में ये लिखा हुआ है कि ये आईना आत्माओं को एक शरीर से दूसरी शरीर में ले जाने के काम आता है। अर्नी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या है। वो घर जाती है, अपने पति को सब कुछ बता देती है, लेकिन प्राण उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस बेचारी पे शक मत करो, वो 30 साल से यहाँ काम कर रही है। अर्नी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो श्री को बुलाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, उससे ये पूछती है कि क्या तुम सारी को जानती हो, लेकिन श्री उसे मना कर देती है। अब धीरे धीरे अर्नी का शक बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगले दिन प्राण के ऑफिस जाने के बाद श्री उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें जानना है ना कि सारी कौन है, इस घर का राज क्या है, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अर्नी उसकी बात मान जाती है। वो बेचारी उसके घर जाती है और तब श्री उसे सब कुछ बताती है कि उस आईने का इस्तेमाल किया जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए। सोचो जरा, अगर तुम्हें उस आईने का इस्तेमाल करना आता हो और तुम्हारी एज बढ़ती गई और एक दिन तुम बुरी हो गई, तो क्या तुम दोबारा जवान होना चाहती हो? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अमावस के दिन उस आईने के सामने एक इंसान को मारना है, तो तुम्हारी आत्मा उस इंसान के शरीर में चली जाएगी और उस इंसान की आत्मा आईने की गुलाम बन जाएगी और ऐसे करके तुम हजारों साल तक जवान रह सकते हो। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाके तुम अमर बन सकते हो। और तुम्हें पता है सालों से ये जादू कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, और कल अमावस की रात है और अब मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। श्री की ये बातें सुन के अर्नी डर जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। श्री भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन अर्नी अपने घर तक पहुँच जाती है। अब उसे अयान को लेके यहाँ से भागना है, लेकिन तभी वहाँ पर प्राम आ जाता है। अर्नी प्राम को सब कुछ बता देती है। तभी उनके दरवाजे पे नॉक होता है। नॉक नॉक। अर्नी अपने पति को मना करती है, लेकिन प्राण दरवाजा खोल देता है। और अब आएगा इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि प्राण और कोई नहीं बल्कि श्री का पति था। याद है ना वो फोटो? इससे पहले अर्नी को कुछ समझ में आता, प्राण अर्नी को बेहोश कर देता है। थोड़ी देर के बाद अर्नी की आंख खुलती है और तब प्राण अर्नी को सब कुछ बताता है कि तुम्हें पता है कई साल पहले, आज
से 100 साल पहले मैं और मेरी बीवी इस घर में आए। हम लोगों ने ही इस घर को बनाया। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत ठीक था, लेकिन एक दिन हमारे हाथ में एक किताब लगी जिससे हमें उस आईने के जादू के बारे में पता चला। पहले तो हमने इन सारी बातों को इग्नोर कर दिया, लेकिन कई साल बीत गए और उसके बाद मैं और मेरी बीवी दोनों एजेड होने लगे। तब हमारे पास कोई चारा नहीं था और एक दिन हमने श्री और उसके पति को घर में बुलाया और फिर हमने उस आईने के सामने वही किया जो कि उस किताब में लिखा था और फिर हमें एक नई बॉडी मिल गई। तब से हमने ये फैसला कर लिया कि अब हम लोग हर बार ऐसा ही करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। कई साल बीत गए और श्री और उसके पति की बॉडी भी एजेड होने लगी। तब हमने सारी और उसके मंगेतर प्राण को यहाँ बुलाया। मैं तो प्राण के बॉडी में चला गया, लेकिन सारी की बॉडी बहुत कमजोर थी और श्री उसमें जा नहीं पाई, इसलिए हमें एक और बॉडी का इंतजाम करना था और मैंने तुम्हें खोजा, तुमसे शादी की और आज देखो, आज वही अमावस की रात है और आज की रात मेरी बीवी तुम्हारी बॉडी पे कब्जा करेगी और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उस आईने की गुलाम बन जाएगी। तो ये थी पूरी कहानी, ये था उस शापित आईने का सच। इसलिए तो सारी की आत्मा बार बार अर्नी को कह रही थी कि उसके ऊपर यकीन मत करो और यहाँ से भाग जाओ, लेकिन अर्नी ने काफी देर कर दी। अमावस की रात धीरे धीरे करीब आती जा रही थी, लेकिन तभी प्राण को याद आता है कि अयन कहाँ है। वो अयन को ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहा है, लेकिन इससे पहले वो अयन को ढूंढ पाता श्री चिल्लाती है कि अमावस की रात आ चुकी है और वो दोनों अर्नी को लेके उस आईने के अंदर चले जाते हैं। अयन सब कुछ देख रहा है और वो फाइनली अपने पापा हेन को बुलाता है। वो हेन को सब कुछ बता देता है और अब हेन को अर्नी को बचाना था। वो और अयन आत्माओं की दुनिया में यानी कि उस आईने के अंदर जाते हैं। उस आईने के अंदर काफी सारी आत्माएं जो कि अभी भी तड़प रही है, लेकिन हेन उन सब से बचते हुए फाइनली वहां पहुंच जाता है जहां पर श्री अर्नी की बॉडी पे अपना कब्जा करने वाली है, लेकिन हेन ऐसा होने नहीं देता। वो उनके ऊपर हमला कर देता है। प्राण और हेन के बीच में लड़ाई हो रही है और वहां पर श्री अर्नी की बॉडी पे कब्जा करने ही वाली है, लेकिन अयन अपनी माँ को बचा लेता है। अर्नी को होश आ जाता है और हेन चिल्लाता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। अर्नी के पास और कोई चारा नहीं था, उसे अपने बेटे को बचाने के लिए वहां से भागना ही पड़ता है। वो तो आईने से निकल जाती है, लेकिन उसे हेन का काफी अफसोस है कि वो बेचारा बच नहीं पाया। लेकिन कुछ देर के बाद हेन भी वहां से निकल जाता है। अर्नी बहुत खुश है कि फाइनली हेन भी बच चुका है। कई दिन बीत जाते हैं। अर्नी उस घर को छोड़ देती है और अब वो फिर से चाहती है कि वो हेन और अयन के साथ रहे। सब कोई बहुत खुश है, लेकिन तभी अर्नी का ध्यान हेन की तरफ जाता है। हेन उसी तरीके से नाश्ता कर रहा है जिस तरीके से प्राण करता था। अर्नी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी उसके घर में तेयस आती है और तेयस उसे सारी के मंगेतर की फोटो दिखाती है जो कि असल में प्राण की थी। फिर तो बाद में उसके शरीर पे किसी और ने कब्जा कर लिया था। इस बात को देख के अब अर्नी को शक हो चुका है कि शायद ये हेन नहीं है, हेन के शरीर पे प्राण ने कब्जा कर लिया है। तो क्या ये सच है? कहानी हमें पीछे की तरफ लेके जाती है जब उस गुफा में हेन ने प्राण के शरीर को घायल कर दिया था, लेकिन आखिरकार प्राण ने हेन को बेहोश कर दिया। श्री समझ चुकी थी कि अब उसके पास वक्त नहीं है, वो तो अपने आप को खत्म कर देती है, लेकिन हेन ये फैसला करता है कि वो अर्नी से बदला लेगा और इसलिए वो प्राण के शरीर पे कब्जा कर लेता है और अब वो अर्नी के साथ है। तो क्या होगा आगे, शायद ये बात हमें नेक्स्ट पार्ट में जरूर पता चलेगी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।